डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? F इक्वल टू 3n-r। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको बताए थे। इसके बाद हम लोगों ने मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इसमें भी लीनियर और नॉन लीनियर के लिए देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितना कितना आया था? मोनोएटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, डायएटॉमिक गैस में होता है 5, ट्राइएटॉमिक अगर लीनियर है तो होता है 7, और अगर नॉन लीनियर है तो आता है 6। ठीक है, ये आपको बताए थे। अब आप इसमें ये देखें, मोनोएटॉमिक गैस में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, इसमें से 3 का 3 क्या होगा? लीनियर। इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लीनियर आपसे पूछा जाए या फिर ट्रांसलेशनल पूछा जाए, एक ही बात है, इससे कंफ्यूज मत होना। तो लीनियर सभी का होगा या ट्रांसलेशनल सभी का होगा 3, इसका भी 3, ये भी 3, ये भी 3, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी गैस 3 डायमेंशन में मूव कर सकती है, तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही? इसके बाद आप देखें, मोनोएटॉमिक में टोटल थे 3, इसमें से 3 यहां पे निकल गए, ना रोटेशनल होगा ना वाइब्रेशनल होगा। डायएटॉमिक गैस में टोटल होता है 5, इसमें से 3 हो गया लीनियर। ठीक है, और 2 होता है रोटेशनल। रोटेशनल कैसे? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, डायएटॉमिक हो गया। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं, लेकिन अगर बहुत हाई टेम्परेचर हो तो इसके साथ साथ एक वाइब्रेशन भी आ जाता है। ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल हैं, ये आप आपस में ऐसे वाइब्रेट करने लगते हैं। ठीक है ना, वाइब्रेट कब करेंगे? वाइब्रेट के भी दो टाइप हैं। अगर मॉलिक्यूल रिजिडली कनेक्टेड है, रिजिडली मतलब मजबूती से कनेक्टेड है, तो वाइब्रेट नहीं करेंगे। ठीक है ना, और नॉन रिजिडली कनेक्टेड है तो वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पर, एट हाई टेम्परेचर, इसमें भी वाइब्रेशन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन कब? जब नॉन रिजिडली कनेक्टेड हो। अगर रिजिडली कनेक्टेड है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होगा, और अगर हाई टेम्परेचर की बात करें, साथ में नॉन रिजिडली कनेक्टेड है, जैसे CO, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें वाइब्रेशन भी आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 7 भी हो सकता है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैस की, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, अगर लीनियर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 7, इसमें से 3 हो गया लीनियर। ठीक है, रोटेशनल कितना हो गया? 2। ठीक है, और वाइब्रेशन हमेशा हाई टेम्परेचर पर ही होते हैं, टेम्परेचर की वजह से ही वाइब्रेट करते हैं, तो इसका वाइब्रेशनल हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही नॉन लीनियर में टोटल है 6, 3 हो गया लीनियर और 3 हो गया रोटेशनल। ठीक है, इसके बाद है CV की वैल्यू क्या होती है इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वैल्यू ऑफ CV और CP हम लोग देख चुके हैं। CV इक्वल टू आता है FR/2 इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आ रही? ठीक है, वैल्यू ऑफ CV इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है FR/2। यहाँ पर F है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम जनरली बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है? 3। ठीक है ना, तो CV की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3R/2। डायएटॉमिक गैस का कितना होता है? 5। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 5, तो CV की वैल्यू होगी 5R/2। और ट्राइएटॉमिक में अगर लीनियर है तो 7R/2, और नॉन लीनियर है तो 6R/2, यानी 3R। ठीक है ना, आपको ये भी बताए थे अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हम इसको क्या मानते हैं? नॉन लीनियर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो रही? इसके बाद आप ये देखो, CP की वैल्यू क्या होती है, तो हमें रिलेशन मालूम है बाय मेयर इक्वेशन, CP माइनस CV इक्वल टू R या NR। ठीक है, लेकिन ये कब लेना है? जब गैस दी हो मोल में। अगर ग्राम में दी हो तो क्या लेना है? K। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो CP की वैल्यू क्या हो जाएगी? CP इक्वल टू हो जाएगा CV प्लस R। ठीक है, तो CV की वैल्यू थी FR/2, FR/2 प्लस R। इससे देखो 3R/2 प्लस R, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? मोनोएटॉमिक गैस में 5/2, डायएटॉमिक गैस में 5R/2 प्लस R, कितना हो जाएगा? 7R/2। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 7R/2। यहां पर कितना आ जाएगा? 9R/2।
यहां पे कितना आ जाएगा 3R प्लस आर 4R। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आप ये देखो गामा की वैल्यू कितनी होगी मोनो एटॉमिक गैस में 5/3 Cp ओवर Cv की वैल्यू होगी 5/3 इक्वल टू 1.66। ठीक है ना। डायटोमिक गैस के लिए कितना होगा 7/5 इक्वल टू 1.4। ठीक है ना। ट्राइएटोमिक गैस के लिए कितना होगा ट्राइएटोमिक गैस 4/3, जनरली आप इसको लेंगे 4/3। ठीक है ना, नियरली 1.3 ही आएगा, चाहे आप लीनियर के लिए निकालें या नॉन लीनियर के लिए निकालें, ये नियर अबाउट 1.3 के आसपास ही आएगा। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये एक बात और भी ध्यान रखनी है कि मॉलिक्यूल्स रिजिडली कनेक्टेड हैं कि नॉन रिजिडली कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो इंटरनल एनर्जी से क्या मतलब है, किसी भी गैस के अंदर जितनी भी एनर्जी है उन सबका सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, किसी भी बॉडी के अंदर गैस भी हो सकती है बॉडी भी हो सकती है, जितनी भी टोटल एनर्जी है उन सबका सम कहलाता है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन गैसों के अंदर मेनली कौन सी एनर्जी होती है, किसी भी गैस के अंदर मेनली दो टाइप की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस के साथ एक प्रॉब्लम है, आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में इसका एजम्पशंस लिया गया था कि उसमें ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है ना ही कोई रिपल्सन फोर्स होगा। अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होने के कारण उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जैसे स्प्रिंग आपने ली, स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी वर्क करना पड़ेगा वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लेकिन अगर उसको कंप्रेस करने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा तो उसकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है ना, तो आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल हैं, इसमें ना तो कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्सन है, तो पास पास लाओगे तब भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूर दूर ले जाओगे तब भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो आइडियल गैस में सिर्फ और सिर्फ होती है काइनेटिक एनर्जी, वो भी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। ठीक है ना, तो इसका फार्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, एन होगा नंबर ऑफ मोल, सी वी आप जानते हैं FR/2। ठीक है, डेल्टा टी। ठीक है, किसी भी गैस की या आइडियल गैस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा एन सी वी डेल्टा टी। यहां तक बात समझ में आ रही। ठीक है, या लीनियर डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो ऐसी कौन सी गैस होती है डायटोमिक गैस। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, तो हो गई डायटोमिक गैस। ठीक है ना, उसका लेना है 1 मोल, एन की वैल्यू हो गई 1 मोल। तो आप इंटरनल एनर्जी क्या फाइंड कर सकते हैं, du इक्वल टू एन की वैल्यू है 1, Cv क्या होगा FR/2 और F की वैल्यू कितनी होगी 5, तो आप यहां पे लिखेंगे 5R/2 और डेल्टा टी टेम्परेचर गिवन है T, टेम्परेचर गिवन है T। ठीक है ना, तो du कितना आ जाएगा 5RT/2। ठीक है, ये तो गई du की वैल्यू। और इस गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, Cp/Cv की वैल्यू कितनी होती है डायटोमिक गैस के लिए, देखो 7/5। ठीक है ना, तो दूसरा इसमें हो जाएगा गामा की वैल्यू होगी 7/5 और du की वैल्यू होगी 5RT। मोनोएटॉमिक गैस है, आपको मालूम है गामा की वैल्यू कितनी होती है 5/3। ठीक है ना, तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया 5/3 4। ठीक है, इसके बाद देखो डाई एटोमिक रिजिड, रिजिड का मतलब होता है मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, नॉन रिजिड का मतलब वाइब्रेशन भी उसमें होगा। तो अगर डाई एटोमिक रिजिड है मतलब मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेंगे, और वाइब्रेट नहीं करेंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा डाई एटोमिक का 5। ठीक है ना, वरना 7 तक हो सकता है इसका भी। ठीक है ना, तो ये हो गया 5। और आप ये देखो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5 होती है तो गामा की वैल्यू आती है 7/5। ठीक है ना, तो 7/5 कौन सा होगा 1। ठीक है, बी का हो जाएगा 1। सी का देखो, सी है डायटोमिक नॉन रिजिड, नॉन रिजिड है तो ये वाइब्रेट भी कर सकते हैं। वाइब्रेट अगर करेंगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है 3 + 2, हाई टेम्परेचर पर 2 होगा वाइब्रेशन भी, तो हो जाएगा 7। तो Cv की वैल्यू हो जाएगी 7R/2, 7R/2 प्लस R, तो Cp की वैल्यू हो जाएगी 9R/2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/7।
ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 9/7 यानी 2। ठीक है, तो सी का हो गया 2। और डी ट्राइएटोमिक रिजिड, ट्राइएटोमिक जैसे आपसे कहा था कुछ भी ना दिया हो तो आपको मानना है नॉन लीनियर गैस। ठीक है ना। तो आप ये देखो नॉन लीनियर में कितना होता है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 6। ठीक है ना। 6 अगर होता है तो इससे गामा की वैल्यू क्या आती है 4/3। ठीक है ना। गामा की वैल्यू आ गई 4/3, तो आ गया डी का 3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया।